हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, हम करंट अफेयर जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम द हिंदू, जीके टुडे, बीबीसी न्यूज़, सभी से जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो हमारी एग्ज़ाम की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, वो हम बस उसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंध संशोधन नियम 2021 को पारित कर दिया है। ये नियम है क्या, जिसमें सिंगल यूजर प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए, प्लास्टिकों की जो संख्या है, जो यूज़ लोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिससे बहुत पोल्यूशन होते जा रहा है। इधर उधर का प्लास्टिक फेंक देने के कारण प्लास्टिक जो है वो ऐसा है कि इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहा है। तो उनके ऊपर ही यह प्रतिबंध लगाने के लिए यह अधिसूची जारी की गई है। इसको हम थोड़ी ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीबीसी में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, ये याद रखिएगा, अभी वर्तमान के खेल मंत्री कौन है ये भी जरूरी है एग्जाम के लिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का लंच किया। ये जरूर एग्जाम में रहेगा कि फिट इंडिया फ्रीडम रन किसने लंच किया और कहाँ से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री स्वैच्छिक वाहन बेड़े आधुनिकीकरण कार्यक्रम नामक एक वाहन परिमार्जन नीति का लंच किया। इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे हम थोड़ी दिखा दे रहे हैं इम्पोर्टेंट कौन है। यहाँ पे हम लास्ट का एक डिस्कस करेंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों गंधार और हेरात पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो तालिबान दिन प्रतिदिन अपनी कब्जा को बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, काबुल के करीब आ ही चुका है। तो काबुल आप जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी है। तो चलते हैं हम। देखिए, यह एक एनडीटीवी का इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। ये पॉलिसी है क्या, जानना जरूरी है, एग्जाम में रहेगा। पुराने वाहनों, जो पुराने वाहन हो चुके हैं, जिस वाहन का अभी एज देखा जाए, मतलब करीब 20 साल 15 साल हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में वो पोल्यूटेड भी कर रहे हैं। तो देखिए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं ली गई है। पुराने वाहनों को सड़क से हटाने की इस नीति को लेकर उन्होंने कहा कि गरीब विरोधी नहीं है, यह जो नीति है यह गरीब विरोधी नहीं है। इससे सबका फायदा भी होगा, स्वच्छ पर्यावरण होगा। वाहन चालक एवं पदयात्रियों को सुरक्षा के हित में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अथवा स्क्रैपिंग नीति की शुरुआत कर रही है। ये स्क्रैपिंग नीति है क्या, हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में देखते हैं। ये नीति है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। भारत में 51 लाख, याद रखिएगा 51 लाख हेक्टर मोटर वाहन ऐसे हैं जो 20 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं, और 34 लाख हेक्टर मोटर वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। ये आप देख ही रहे होंगे। वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना लगभग 17 लाख मध्य और भारी कॉमर्शियल वाहन है जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। पुराने वाहन फिट वाहनों की तुलना में 10 से 12 गुना अधिक पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं। यही मेन इम्पोर्टेंट है कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होती जा रही है, गाड़ियाँ बहुत पुरानी होती जा रही है। तो उसके बाद इन गाड़ियों से बहुत सारे दिक्कत होते जा रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है, और सड़क सुरक्षा के लिए एक भारी भी जोखिम बने रहते हैं। गडकरी ने कहा कि देश में लगभग 8 लाख करोड़ का क्रूड तेल आयात भी होता है, जिसने न केवल देश की आर्थिक परिस्थिति पर दबाव पड़ता है और पुराने वाहनों की पुरानी एमिशन तकनीक की वजह से अत्यधिक प्रदूषण भी होता है। यह नीति एक ऐसी परिस्थिति निर्माण करेगी जिससे स्क्रैपिंग सेंटर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपोनेंट्स इंडस्ट्री और सामान्य लोग इन सब का फ़ायदा उठा सकेंगे। देखते हैं इस पे स्क्रैपिंग पॉलिसी से क्या क्या फ़ायदा होंगे, ये भी बात कर लेते हैं। गडकरी ने बताया कि गाड़ियों के स्क्रैपिंग के वजह से जो स्क्रैप मटेरियल तैयार होगा उससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को सस्ते दाम में कच्चा माल प्राप्त भी हो जाएंगे। उसी से वाहन बनाने की लागत कम होगी। वाहन के मालिक को व्हीकल का स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वो उसे मिलेगा, और एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नया वाहन खरीदने के लिए 5% की छूट भी मिलेगी, और रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में भारी छूट भी मिलेगी। इससे लोग नए वाहनों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे
ऑटोमोबाइल सेक्टर की सेल्स भी बढ़ेगी। देखिए जो गाड़ियाँ पुरानी हो चुकी है, जिनकी उम्र 15 या 20 साल हो चुकी है, वे गाड़ियों को ले जाकर देखिए उसको अगर हम इंडस्ट्री को देते हैं, इंडस्ट्री उसको कच्चा माल के तौर पे इस्तेमाल करेगा, उनको तोड़ कर उनके जो भी पुर्जे निकलेंगे उसको फिर से रिसाइकिल करके वह नया कार बनाएगा। इससे क्या होगी, कच्चे माल को लाने में, जो बाहर से लाने में, आयात निर्यात करने में पैसे की जो खपत होती थी वो बचत होगी, जिससे हमारी जो कारें हैं उसके भी दामों में छूट होगी। तो बहुत सारे फ़ायदा होने वाले हैं। इन्हीं सब को देखते हुए ये लाया गया है। ये एक इम्पोर्टेंट है, बीबीसी का आर्टिकल है, आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। पीएम मोदी ने, हमारे जो माननीय पीएम मोदी जी है, उन्होंने 14 अगस्त को, यानी आज ही के दिन 14 अगस्त को बीबीसी का दिवस घोषित करने पर भड़का पाकिस्तान। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने आज के दिन बीबीसी का दिवस पालन करने की घोषणा की है। ये है क्या, इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। हम आपको बतलाना चाहते हैं कि देखिए जब हमारी देश आज़ाद हुई थी 1947 में, 14 अगस्त को जब यह घोषित किया गया कि भारत और पाकिस्तान बनेगा, ठीक है, तो 15 अगस्त को हमारे देश आज़ादी हुई। 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान को। पाकिस्तान लोग, आज देखिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो इस दिन हमारे लाखों लोगों ने अपनी जान कुर्बानी दी थी, ठीक है, लाखों लोग मर गए थे। तो इन कुर्बानियों के चलते बहुत दर्दनाक हादसा इस दिन देखने को मिला था जब यह हुआ था। तो उस समय इसी दिन को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज ही के दिन, यानी 14 अगस्त को ही बीबीसी का स्मृति दिवस, जो हमारे मरे हुए जवान थे, जो मरे हुए लोग थे, उनके लिए यह एक दिवस के रूप में मनाए जाने का उन्होंने घोषणा की है कि बीबीसी का स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हालांकि जब भी यह उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट को देखते हुए पाकिस्तान के मंत्रालय ने क्या जवाब दी है, तो देखते हैं। 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। मैंने पहले ही कहा कि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में पाकिस्तान आज के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन क्या हुआ, पीएम मोदी ने जब ही ये बातें ऐलान की, इस ऐलान के बाद पाकिस्तान विदेश मंत्रालय कार्यालय ने अपने ट्विटर अकाउंट से इसके विरोध में कई ट्वीट किए। इसके बाद ट्विटर अकाउंट से जो पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय है, उन्होंने क्या क्या ट्वीट किया है देखते हैं। इसके बाद हमारे तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी इसके रिप्लाई क्या दिए हैं, क्या जवाब दिए हैं, वो भी देखेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा, भारतीय प्रधानमंत्री ने साल 1947 यानी 1947 की घटनाओं के बारे में जो ट्वीट किया है, उससे यह साबित होता है कि कोई भी आधुनिक देश अपने आप से ऐसे विरोधाभास जाहिर नहीं करता जैसे कि तथाकथित दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक अन्य ट्वीट में कहा, यह शर्मनाक है कि हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले अपाखंडपूर्ण ढंग में 1947 की आज़ादी के दौरान हुए भारतीय विस्थापन और त्रासदीपूर्ण घटनाओं को इतने एक तरफा तरीके से उठा रहे हैं। हालांकि जो पाकिस्तान विदेश मंत्रालय जो वे पूरी एक तरफा बात को ही रखा है। तो देखते हैं हमारी जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या ट्वीट किए थे। उन्होंने ये ट्वीट किए हैं, देखिए उनका एक ट्वीट है, देश के बंटवारे के दर्द को कभी हम भुलाया नहीं जा सकता। हमारी जो बंटवारा हुआ था 1947 में, उन्होंने कह रहे हैं कि ये हम कभी भुला नहीं सकते। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा मतलब छोड़ना पड़ा, एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना, और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन्होंने कहे कि अपनी जान भी बहुत सारे लोग गंवाए, लाख लोगों ने अपनी जानें गंवाई। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में, उन्हीं की यादों में उन्होंने कहे कि 14 अगस्त को बीबीसी का स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। उन्हीं की यादों में उन्होंने कहे कि हम ये दिवस मनाएंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस यानी आज ही के दिन ट्वीट कर कहा था कि देश के विभाजन की विभीषिका के शिकार होने वाले लोगों की याद में 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बनेगा कि 14 अगस्त को कौन से दिवस के रूप में पालन किया जाता है या किया जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन रहेगा, तो आपको यही देना है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी हम भुला नहीं जा सकते। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। बस यही जान लेना काफ़ी हो जाएगा कि आपके लिए। देखिए 1947 में जो मूवमेंट हुआ था, जो आंदोलन चल रही थी, जिस तरह का देश में मचा हुआ था, आप ज़रूर देखिएगा। आप ABC का जो चैनल है उसमें आपको मिल जाएगा 1947 में जो हुआ था। हालांकि BBC भी कवर करता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये न्यूज़ ऑन एआईआर का एक आर्टिकल है। ये एआईआर का जो आर्टिकल है आप सुनते भी होंगे। तो देश के 4 भारतीय स्थलों को रामरस मान्यता मिलना गर्व की बात है। ये हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने कहे कि देखिए देश के 4 स्थलों को रामरस मान्यता मतलब होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दर्जा दिया गया है। तो देखिए भारतीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात और हरियाणा के 4 स्थलों को रामरस संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के तौर पर मान्यता मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए उनका ट्वीट भी है, देख सकते हैं। 4 भारतीय स्थलों का रामरस मान्यता मिलना बहुत बड़ी बात है। और टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुके हैं वो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 4 भारतीय स्थलों को रामरस मान्यता प्राप्त हुई है। यह एक बार फिर भारत के प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करने, ये मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता क्या है, यहाँ पे वनस्पति जीव संरक्षण किए जाते हैं। ठीक है, एक हरित ग्रंथ के निर्माण के सदियों पुराने लोकाचार और प्रकट करता है। देखिए यहाँ पे है क्या, उनके ट्वीट आप देख सकते हैं। ये देश में अब रामरस स्थलों में कुल संख्या भारत की कितनी हो गई है, तो 46 हो गई है। टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 46 है, याद रखिएगा। उल्लेखनीय है कि गुजरात के थोल एम वाधवाना और हरियाणा के सुल्तानपुर और भिंडावास को रामरस ने मान्यता दी है। देश में अब इस प्रकार के रामरस स्थलों की संख्या 46 हो गई है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जो टोटल संख्या कितनी हो गई है, तो 46 हो गई है। और फिलहाल ही में कहाँ गुजरात में, हरियाणा में, जो देखिए यहाँ पे सूची हम दिखा रहे हैं। रामरस सूची का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। रामरस सूची का उद्देश्य आर्द्र भूमि के एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है, जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण एवं उनके परिस्थिति तंत्र के घटकों, प्रक्रियाओं को लाभों के रखरखाव के जरिए मानव जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्द्रभूमि क्षेत्र भोजन, पानी, फाइबर, भूजल पूर्ण भरण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव नियंत्रण और जलवायु विनिमय जैसे महत्वपूर्ण संसाधन और परिस्थिति सेवाएं प्रदान करता है। वास्तव में वो पानी का एक बड़ा स्रोत होता है और मीठे पानी की हमारी मुख्य आपूर्ति आर्द्रभूमि के एक समूह से होकर गुजरती है। ये देखिए यहाँ पे वन जीवों को संरक्षित जाता है, पेड़ पौधे को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे जीव यहाँ पे आते हैं, अपनी आवास स्थल बनाते हैं। देखिए भिंडावास, यहाँ पे 4 स्थल कौन कौन से अभी फिलहाल हाल ही में जो मान्यता मिली है वो 1, 2, 3, 4 ये आप देख सकते हैं। एक पहला जो मिला है ये इसका नाम है भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। भिंडावास अब वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा में है। हरियाणा की सबसे बड़ी ऐसी आर्द्रभूमि है जो मानव निर्मित, यहाँ पे मनुष्य ने इसका निर्माण किया है। मानव निर्मित होने के साथ यहाँ पे मीठे पानी आर्द्रभूमि भी है। 250 से अधिक पक्षी प्रजाति पूरे वर्ष इस अभ्यारण्य का उपयोग अपने विश्राम एवं प्रजनन स्थल के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 250 से अधिक पक्षी या प्रजातियाँ यहाँ पे आते हैं, अपनी आवास स्थल भी बनाते हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और फिर चले भी जाते हैं। इसके बाद ये तो था हरियाणा का भिंडावास, नाम याद रखना है प्लस जगह का नाम भी याद रखना है। उसके बाद ये याद रखिएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये कहाँ पे, ये भी हरियाणा का ही है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। मिलने वाले पक्षियों, शीतकाल प्रवासी और स्थानीय प्रवासी जल पक्षियों की 220 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थोल झील। ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। थोल जो झील है ये गुजरात की थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य पक्षियों के लिए है। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर 320 से अधिक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है वाधवाना वेंडलैंड के बारे में। ये भी कहाँ पे है, वेंटलैंड। वाधवाना जो है ये गुजरात में है। गुजरात में वाधवाना आर्द्रभूमि
वेटलैंड अपने पक्षी जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रवासी जल पक्षियों को सर्दियों में रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करती है। 80 से अधिक ऐसी प्रजातियां हैं जो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में स्थान स्थान पर प्रवास करती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट था, ये आपके एग्ज़ाम रिलेवेंट रहेगा, तो इसको याद कर लेना ज़रूरी था। नेक्स्ट, दैनिक जागरण में देख सकते हैं कि हिंसा से काबुल पर किया कब्जा तो नहीं मिलेगी मान्यता। हाँ, काबुल पे जो देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो कब्जा होती जा रही है, तो ये न्यूज़ हर दिन आ रहे हैं, आप न्यूज़ में भी सुन रहे हैं, टीवी वगैरह में, तो ये आप देख लीजिएगा। ये हमने पूरा समझा ही दिया। स्क्रैपेज नीति बदल देगी ऑटो सेक्टर की तस्वीर, ये मैंने पूरा डिटेल में समझा ही दिया, तो ये भी दिया हुआ था, इम्पोर्टेंट ही था एग्ज़ाम से। इसके बाद देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, इसको पढ़ लेते हैं। स्कूल खोलने के लिए छात्र पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में थोड़ी समझाते हैं, क्यों ये ज़रूरी है ये भी मैं कहूँगा। इसलिए देखिए यहाँ पे दो एक आर्टिकल का बातें आई है, तो ये ज़रूरी है आपको। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 21 आर्टिकल 21A, ये यहाँ पे कुछ बातें उठी है, तो हम ज़रूर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल आपको जो पॉलिटिकल का जो पार्ट होता है उसमें दे ही देता है। जो आर्टिकल नंबर 14 किससे संबंधित रखता है, तो 21 क्या है, तो इसे दे देता है। देखिए, स्कूल अभी फ़िलहाल तो बंद ही है, अभी 2 साल से 2 ईयर्स चल ही रहा है, स्कूलों खोलने की कोई नाम ही नहीं ली जा रही है। हालांकि मार्च में जो स्कूल 1-2 महीने के लिए खुला था, फिर सेकेंड वेव की बंद भी हो गया। तो हम पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 12वीं की एक छात्र ने याचिका दाखिल कर देश भर में स्कूल खोलने जाने की मांग की है। दिल्ली के रहने वाले अमर प्रेस, एक प्रेस है, उन्होंने क्या लिखे थे, अमर प्रेस प्रकाश के याचिका में कहा गया कि कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वे तय समय में अपने यहाँ स्कूल खोलने और ऑफलाइन फिजिकल पढ़ाई कराने के बारे में विचार कर निर्णय ले। हालांकि इस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा है, इसलिए यह जाना पड़ा एक छात्र को हाई कोर्ट। असम प्रेस प्रकाश ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। उसने कहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूल खोलने को लेकर अनिर्णय की स्थिति के चलते उसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ी है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद, देखिए अनुच्छेद की बात आई है, आर्टिकल की बात आई है, अनुच्छेद नंबर 14, ये किससे संबंधित है, ये समानता से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 21, जीवन और स्वतंत्रता, जीने का अधिकार, हर इंसान को जीने का अधिकार होता है, ये अनुच्छेद नंबर 21, ये याद रखिएगा। अनुच्छेद नंबर 21A, सभी को शिक्षा का अधिकार है, ये 21 पे आता है कि अधिकार की दुहाई देते हुए कहा गया है कि कोर्ट सरकार को आदेश दे कि वे स्कूल खोलने के बारे में समग्रता के साथ शीघ्र निर्णय ले। अमर प्रेस प्रकाश ने कहा है कि वह दिल्ली के एक स्कूल में 12वीं का छात्र है। उसने 20 मार्च 2020 को रेगुलर स्कूल अटेंड किया था। उसके बाद कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया और सभी स्कूलें बंद हो गई। इसके बाद कक्षाएं ऑनलाइन शुरू हो गई। महामारी की स्थिति ठीक होने के बाद दिल्ली में मार्च 2021 में कुछ दिनों के लिए ही स्कूल खुले थे। उसके बाद कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अप्रैल पहले सप्ताह में स्कूल बंद हो गए। अप्रैल के पहले सप्ताह में स्कूल बंद कर दिए गए। कहा गया है कि इस बीच जनवरी 2021 से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो गया और धीरे धीरे इसने रफ्तार पकड़ ली। जून जुलाई में धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ स्पोर्ट्स सेंटर और जिम समेत बहुत से सार्वजनिक स्थल खोल दिए गए, लेकिन स्कूल खोलने के बारे में कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, लेकिन ज़्यादातर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक स्कूल खोलने के बारे में कोई फैसला ही नहीं लिया। देखिए, इसलिए ये याचिका दायर की गई थी। इस पर अभी क्या निर्णय लिया जाएगा, हाईकोर्ट इसके ऊपर क्या जवाब देगा, इसके ऊपर फिर से एक आर्टिकल आएंगे, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। इसके बाद जो भी आर्टिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, जो भी लेख है, वो आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट नहीं रहेंगे। हाँ, बिजनेस वाला एक आध दो आ सकता है, इंटरनेशनल आ सकता है। इंटरनेशनल पे देखते हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल पे है, कंधार और लश्करगाह पर तालिबान ने किया कब्जा। ये दो जगहों में तालिबान कब्जा कर चुका है। तो देखिए, तालिबान दिन प्रतिदिन अपनी एरिया है बढ़ाते जा रहा है, कब्जा करते जा रहा है। ठीक है, तो ये चलते रहेगा। ये देखने कि हम आगे की परिस्थिति क्या होने वाली है। इसके ऊपर आप स्पेशल वीडियो देख सकते हैं अपने टीवी वगैरह में। तो बाय, टेक केयर। ये वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।
मैं हर जगह से रिसर्च करके ही लाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।